हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका शपथ ली थी और किस तरह से कहाँ पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, वो सारा हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया था। उससे आगे है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोएड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कि कुछ ही पलों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें बहुत ही हैरानी से ऊपर उठाई, क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की जो गूंज थी, आवाज़ें थी, वो एक शानदार नज़ारा थी। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन्स एंड military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। कहते ये न केवल एकदम सही तालमेल और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, मिलिट्री लॉयल्टी, डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रदर्शन, कहते ना ही ये मिलिट्री फोर्स का यानी कि सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि ये क्या था कि सेना का डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक तथा नई सरकार के प्रति, न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी उसके प्रति लॉयल्टी, वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कहते कुछ क्षण पहले ही, कुछ पल पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी। कहता है कुछ पल पहले ही दक्षिणी अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने, जिनकी चेस्ट पर, छातियों पर क्या किया गया था, रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, ने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की कसम ली। प्लेज होता है कसम खाना, शपथ लेना, लॉयल्टी मतलब वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो मैं इस बात को नहीं भूला था कि कुछ सालों पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था, मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और बाद में इम्पाला जेट विमानों ने साउथ अफ्रीका के नए झंडे के वी आकार के पैटर्न में काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंग का धुआं छोड़ा। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। कहता है हमारे 2 नेशनल एंथम्स, 2 राष्ट्रीय गानों के द्वारा ये दिन मेरे लिए एक सिम्बोलाइज बन गया था, प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेलल अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। कहते हैं जो गोरे लोग थे उनका स्वप्न, जो निकोसी, सकेलेली, अफ्रीका और काले लोग जो कि गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे जिसका नाम था डाई स्टेम।
तो यहाँ दोनों के जो राष्ट्रीय गान हैं गोरे लोगों का और काले लोगों का, उसको आपने याद रखना है कि कौन कौन सा सॉन्ग है उनका। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। कहता हालांकि उस दिन दोनों में से कोई भी ग्रुप, कोई भी दल राष्ट्रीय गान के सही स्वर नहीं जानता था, जिससे कि वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वो जल्दी ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला को लगता था। कहता उस गीत के बारे में दोनों ग्रुप को नहीं जानते थे, ना गोरे लोग ना ही काले लोग, लेकिन फिर भी दोनों जल्दी ही इनके शब्दों को, इन वर्ड्स को अपने दिल में याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहता है मैं इतिहास की भावना से भरा हुआ था, अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after bitter Anglo-Boer war and become my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। कहता जब मैं इतिहास की भावनाओं से, फीलिंग से अभिभूत हो रहा था, तो 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोयर वॉर के बाद और मेरे जन्म से पहले साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन, गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे, वाइट स्किन पीपल, गोरी चमड़ी वाले लोग जो थे, लोगों ने अपने भेदभाव ख़त्म कर लिए थे। अपने स्वयं के देश के जो काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय जो सत्ता थी, सत्ता वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। कहते उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था संसार के एक सबसे कठोर, हार्शेस्ट मतलब कठोर, मोस्ट इनह्यूमन सबसे ज़्यादा अमानवीय समाज का जो है उन्होंने बेस बना लिया था, आधार बना लिया था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, डिकेड होता है दशक, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और एक आदमी के रूप में मेरे खुद के 8वें दशक में, 8th डिकेड मतलब 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो ढांचा है वो overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। कहता है मेरे खुद के 8वें दशक में ये जो ढांचा है वो हमेशा के लिए बदल गया है, और उसकी जगह एक ऐसे ढांचे ने ले ली है, एक ऐसे सिस्टम ने ले ली है जो सभी लोगों को बिना उनकी स्किन के कलर के, बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देता है। सभी लोगों के लिए अधिकार और आज़ादी मिलेगी इस सिस्टम में, नए सिस्टम में, ना कि उनकी स्किन के कलर के हिसाब से, जैसा कि पहले था साउथ अफ्रीका में। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। कहता वो दिन मेरे हज़ारों लोगों के अकल्पनीय कुर्बानियों के द्वारा आया था। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस मतलब कुर्बानियाँ, अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके।
कहते ये दिन जो है मेरे हज़ारों लोगों के अकल्पनीय कुर्बानियों के द्वारा आया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। कहता है उन लोगों के जो सफरिंग्स थी, कष्ट थे, और उनका जो साहस था, करेज, साहस था, कि कभी भी गिनती नहीं की जा सकती, न ही इनकी कीमत चुकाई जा सकती है। रीपेड मतलब ना ही उनकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तो उस दिन मैंने महसूस किया कि जैसे मैंने कई दूसरे दिन किया था, कि मैंने जो केवल उन सब अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले हुए थे। कहते हैं जो आज का दिन है, जो आज हमें आज़ादी मिली है साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, कहते हैं ये सिर्फ मेरे ही कर्मों का, मेरे ही संघर्षों का परिणाम नहीं थी, बल्कि जो पहले के पैट्रियोट्स, देशभक्त रहे थे मुझसे भी पहले, कहते हैं उनका भी सहयोग इस आज़ादी में रहा है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। कहता वो लंबी और महान कतार समाप्त हुई और अब दोबारा मेरे साथ शुरू हुई है। यानी कि उनकी वो कुर्बान हो गए हैं, उसके बाद फिर से जो ये संघर्ष वो मेरे साथ दोबारा से शुरू हुआ। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। और कहते हैं मुझे ये सोचकर दुख होता है, पेन मतलब दुख होना, कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और वो अपने बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को नहीं देख सके। कि जो कुर्बान हो चुके हैं, उनके सेक्रीफाइसेस से जो आज का दिन ये पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है कि साउथ अफ्रीका को जो गोरे लोग थे, वाइट रूलर से जो आज आज़ादी मिली है, कहते हैं वो ये दिन नहीं देख पाए और ना ही मैं उनका धन्यवाद कर पाया। इस बात को सोचकर मुझे दुख होता है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड होता है रंग भेद की नीति। कहते हैं रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को एक गहरा और कभी ना भरने वाला घाव दिया है। वुंड होता है घाव। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। कहते हैं उस गहरे जख्म से उभरने में हमें अनेक पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष अवश्य ही लगेंगे, जरूर लगेंगे। पीढ़ियां चाहे ना लगे, जनरेशन्स मतलब पीढ़ियां ना लगे इसको रिकवर करने में, फिर से उभरने में, लेकिन जो सालों हैं वो इसमें ज़रूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Baron Fishers, the Robert Subokways of our time। अब उन्होंने कुछ नाम लिए हैं कि अनेक देशों के अत्याचार के बाद, ऑपरेशन होता है अत्याचार, और निर्दयता, ब्रूटैलिटी मतलब क्रूरटी, निर्दयता का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव ही था जिसने ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डेडूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबोम्वेस जैसे बहुत ही साहसी, बुद्धि और उदारता से पूर्ण लोगों को पैदा किया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अद्भुत। और जो शायद फिर से कभी नहीं होंगे, नेवर बी नोन अगेन, जिनको फिर से कभी दोबारा नहीं जाना जाएगा।
परहैप्स शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करैक्टर। कहते हैं कि शायद ऐसे जो चरित्र हैं, ऐसे जो करैक्टर्स हैं, उनकी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले अत्याचार की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन मतलब अत्याचार, हाइट्स ऑफ करैक्टर मतलब गहरे चरित्र वाले, महान चरित्र वाले। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कहता है मेरे देश में खनिजों और हीरे मोतियों से संपन्न है। मिनरल्स एंड जेम्स मतलब हीरे मोती, और मिनरल्स मतलब खनिज। कहता है उनसे जो मेरे देश है, वो मेरा देश जो है वो संपन्न है, भरा हुआ है। जो इसकी भूमि है, इसके नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये सीखा है कि इसकी महानता, इसकी दौलत, इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरों से भी अधिक सुंदर और सच्चे हैं। प्योरेस्ट डायमंड मतलब शुद्धतम हीरे। लोगों को यानी कि नेल्सन मंडेला ने वास्तविक, सच्ची और शुद्ध संपत्ति माना है अपने देश की। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कहते हैं संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कहते समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत, एक आदर्श के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियाँ देते हुए देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। कहते मैंने लोगों को हमले और कष्टों को के सामने बिना झुके सहन करते हुए ताकत और जो ताकत मतलब स्ट्रेंथ और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। कहता है मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, भय का खत्म होना नहीं, बल्कि भय पर विजय पाना होता है। करेज का मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज़ से डर लगना बंद हो गया तो हम साहसी बन गए हैं, बल्कि साहस पर, भय पर विजय पाना ही असली साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्यूर्स दैट फियर। कहता है जो बहादुर व्यक्ति होता है वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। कॉन्क्यूर्स होता है विजय प्राप्त करना। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कहता है जीवन में कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसके रंग के आधार पर या हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन या फिर उसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है या उसके धर्म के कारण उससे हेट नहीं करता। हेटिंग मतलब घृणा करना, नफरत नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। कहता लोगों को घृणा करना सीखना होता है, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि हर इंसान के दिल में नफ़रत के बजाय प्यार की भावना ज़्यादा नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। कि अगर इंसान नफ़रत सीख सकता है, किसी से घृणा करना सीख सकता है, तो प्यार भी वो सीख सकता है।
Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second. But it was enough to reassure me and keep me going. कहते हैं जेल में रहने के समय, जिस समय मैं जेल में रह रहा था, तो मुश्किल समय में भी जब मेरे साथी, कॉमरेड्स मतलब साथी, साथियों को और मुझे बहुत ही असहनीय कष्ट दिए गए, मैं एक पहरेदार में मानवता की झलक देखा करता था। एक गार्ड में, एक पहरेदार में मैं मानवता की झलक देखता था, शायद एक पल के लिए, लेकिन मुझे रीएश्योर मतलब आश्वस्त हो जाना, सुनिश्चित करने और मेरा संघर्ष जारी रखने के लिए वो सब पर्याप्त थे। मैन्स गुडनेस, मनुष्य की जो नेकी है, अच्छाई है, इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कहता है मनुष्य की अच्छाई एक फ्लेम की तरह, एक ज्योति की तरह है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य की अच्छाई को छिपाया जा सकता है लेकिन उसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ऐसा नेल्सन मंडेला जी का मानना था। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब नेल्सन मंडेला जी का ये मानना था कि जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस होता है कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। अब वो दो कर्तव्य कौन से हैं कि अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। और एक ऑब्लिगेशन होता है, एक उत्तरदायित्व, एक कर्तव्य होता है अपने लोगों, अपने देश के लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कहते हैं एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी खुद की प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने में योग्य होता है। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों उत्तरदायित्वों को बहुत अच्छे से फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। कहता है लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, असंभव होता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। तथा साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे क्या किया जाता था? पनिश किया जाता था, दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अकेला कर दिया जाता था, अकेला रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। रिबेलियन मतलब विद्रोही। तो साउथ अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की कोशिश करता था,
अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार, उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। छिपकर, सीक्रेसी मतलब छिपकर, और विद्रोह के भाव का धुंधला जीवन, रिबेलियन मतलब विद्रोह। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. कहता है शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी थी, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेवारी निभाने से रोका जा रहा था। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। कहते मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ादी प्राप्त करनी है। कहता है ऐसी भूख, ऐसे हंगर के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहता है मेरा जो जन्म है वो हर तरह से आज़ाद रूप से हुआ था जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that run through my village, free to roist miles under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। कहता है मेरी माँ की हट, झोपड़ी के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए आज़ाद, तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। कहता है जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने ट्राइब होता है कबीले, और अपने कबीले के रीति रिवाजों को माना, मैं आदमी और भगवान के नियमों के द्वारा परेशान नहीं था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। कहता है जब मैंने ये जाना कि मेरा जो बचपन है उसकी आज़ादी एक भ्रम थी, इल्यूज़न थी। इल्यूज़न होता है भ्रम। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और कहता है जब एक युवा के रूप में मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी थी, तब मैं इसके लिए तड़पने लगा। फिर मेरे दिल में इसके लिए भूख जाग उठी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़। कहता है एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल खुद के लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने की थोड़ी सी आज़ादी, इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी, इच्छा के अनुसार ही कहीं भी आने जाने की आज़ादी। लेटर बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, ये नाम आया है जोहान्सबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not be obstructed in a lawful life।
वो कहते बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं खुद अंदर की शक्ति को प्राप्त करने, खुद की कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने के आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पने लगा, और वो आज़ादी जो कानून के अनुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। लॉफुल लाइफ मतलब कानून संबंधी, कानून के अनुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधा बनना। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि वो भी आज़ाद नहीं थे, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहता मैंने देखा कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी पर क्या था? प्रतिबंध था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. Freedom of my people. वो कहता है फिर मैंने उस समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया मैं, और उस समय मेरी अपनी खुद की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए ज़्यादा बड़ी भूख बन गई थी। उस समय मैंने सिर्फ अपने लिए आज़ादी नहीं चाही, बल्कि अपने देश के लोगों के लिए भी आज़ादी चाहिए। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. वो कहता है जब मेरे लोगों के सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, जिसने एक डरे हुए युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मोंक बना दिया, एक भिक्षुक बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free. कहता मैं अपने साथ वाले किसी भी व्यक्ति से अधिक वर्चुअस नहीं था। वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, गुणवान, और ना ही आत्म बलिदानी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मतलब आत्म बलिदानी नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, और मैं थोड़ी सी और अगर लिमिटेड फ्रीडम्स, सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता था। कहीं पर भी कुछ भी थोड़ी सी भी आज़ादी वो फील नहीं कर सकते थे, ऐसा उन्होंने महसूस किया। फ्रीडम इज़ indivisible. The chains on any one of my people were the
chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. ये तो आज़ादी इंडिविजिबल होती है, उसको बांटा नहीं जा सकता। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी चेन, जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। यानी कि अगर मेरे देश के लोग अगर किसी बंधन में बंधे हुए हैं तो वो बंधन सिर्फ मेरे देश के लोगों पर नहीं बल्कि मुझ पर भी था, और अगर मुझ पर कोई बंधन है तो वो मेरे देश के लोगों पर भी एक बंधन के समान ही था, एक जंजीर के समान ही था। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. कहता लेकिन मैं जानता हूँ कि जो उत्पीड़क है, दमनकारी है, को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस तरह के एक पीड़ित को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. कहता है एक व्यक्ति को दूसरे की आज़ादी का हनन नहीं करना चाहिए, छीननी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आज़ादी, खुद नफ़रत का कैदी होता है वो, और खुद के ही नैरो माइंडेड, छोटी सोच, नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण सोच यानी छोटी सोच, और उससे पहले की सलाखों में ही वो खुद ही बंद होता है। अगर किसी और को एक व्यक्ति बंदी बनाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद बंधनों में बंधा हुआ है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. कहते यदि मैं किसी व्यक्ति की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. कहते उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, उत्पीड़क और पीड़ित समान रूप से अपनी मानवता से वंचित होते हैं, उन्हें भी आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती, उन्हें भी मानवता नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये चैप्टर था आपका सेकंड चैप्टर। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।